Now the topic is started again. Wrenches. रेंच होती है जब हमारे पास एक फोर्स हो और एक कपल हो और उनके एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक ब्लैंक डॉग की हेल्प से बताते हैं यही बात। मैंने यहाँ ब्लैंक डॉग खोल रखा। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक फोर्स है आर और एक कपल है कोई ए। इसका एक्सिस है ये और आर भी अगर इसी तरफ है, आर और के का ये कपल के का एक्सिस अगर ये सेम है तो ये एक रेंच कहलाती है। तो एट प्रेजेंट हमारा काम क्या है, हमने इस चैप्टर में दो या दो से ज्यादा रेंचेस के बारे में बात करनी है। तो हमारा पहला आर्टिकल स्टार्ट होता है कि हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, हम उनको दो रेंच में इक्विवेलेंट कर रहे हैं। पीडीएफ ही अच्छा नहीं बना हुआ, आपकी क्लास में से ही बाद में बात करूंगी, कोई पीडीएफ अच्छा सा बनाएगा पूरे चैप्टर का। तो हमने यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसको हम दो रेंचेस से रिप्लेस कर रहे हैं। सॉरी, कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, ये फोर्सेस वर्ड है। equivalent to given system in infinite number of ways and tetrahedron formed ways of constant volume। ये आर्टिकल था हमारा। अब इसको समझते हैं कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। हमने यहाँ पर अपना जो ये वाला आर्टिकल है पर्टिकुलर, इसमें हम कह रहे हैं कि बहुत सारे फोर्सेस दो फोर्सेस से रिप्लेस हो सकते हैं। मतलब 50 फोर्सेस का सिस्टम है लेकिन वो दो फोर्सेस R1 और R2 से रिप्लेस हो सकता है। आपको ये दिख रहा है जो ब्लैंक डॉग पे मैं लिख रही हूँ, मतलब बना रही हूँ डायग्राम? यस मैम। ओके, ये एंगल थीटा ले लिया हमने और ये एंगल सॉरी अल्फा और बीटा लिया है। तो हम भी सेम ले रहे हैं बुक वाला। अल्फा और ये ले रहे हैं बीटा। ठीक है, दो फोर्सेस R1 R2, मतलब पूरे 50 फोर्सेस इन दो में बट गए। अब हम यहाँ से एक बात शुरू करते हैं कि ये हमारा z एक्सिस है और हम कह रहे हैं रोटेशन इस तरफ है सारा, मतलब फाइनली रोटेशन इस तरफ है और हमारा r भी इसी तरफ है और हमारा k भी इधर ही है। k का एक्सिस भी इधर है, r का भी इधर है। आर्टिकल कह रहा है कि any system of forces can be reduced into two forces R1 R2। हमारा पिछला चैप्टर कहता है, लास्ट चैप्टर, कि any system of forces can be reduced to a wrench। और रेंच क्या होती है? जिसमें R और K होते हैं और उनके एक्सिस सेम होते हैं। तो इसीलिए मैंने Z एक्सिस की तरफ R और K का एक्सिस लेके, ये तो मैंने पिछले चैप्टर के रिजल्ट को यूज करते हुए बात कही और ये हम अभी कह रहे हैं जो हमारा आर्टिकल है कि एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड इनटू टू फोर्सेस R1 एंड R2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब रिजॉल्व करते हैं इन फोर्सेस को। उसके लिए मुझे एक बहुत ही नीट एंड क्लीन इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं आपको सारा क्लियरली दिखा सकूं। ये R1 है, ये एंगल है हमारा अल्फा और ये R2 है और ये एंगल है बीटा। पहले हम रिजॉल्व करते हैं Z एक्सिस की तरफ। तो R1 का कंपोनेंट इस तरफ बनेगा R1 cos अल्फा और R2 का बनेगा R2 cos बीटा। और Z की तरफ जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो है R। मैंने कहा था Z की तरफ R भी है और K भी है। K है कपल का मोमेंट। फिर हमने कहा OZ के परपेंडिकुलर, मतलब ये Z एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर यानी इस तरफ। इसको ब्लू से शो करती हूँ परपेंडिकुलर वाली लाइन को, कि इस तरफ अब हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरफ रिजॉल्व करने के लिए मैं R1 का जब लूंगी तो एंगल बन रहा है कॉस, या ये एंगल बन रहा है 90 माइनस अल्फा। लेकिन जब R2 का ले रहे हैं तो एंगल बनेगा, ये R2 है, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये होगा 90 प्लस बीटा। 90 इधर है और बीटा ये है।
तो आपका ये बनेगा R2 cos 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा शायद मैंने ना हाँ, तो ये बना इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे इसको 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। हमने कहा भी हमारा रिजल्टेंट सिर्फ z एक्सिस की तरफ है, r और k। R1 R2 एक आर्टिकल कह रहा है, r और k एक दूसरा टॉपिक कह रहा है। तो अब R1 R2 का मुकाबला दूसरी तरफ से है, r और इधर 0। तो दो इक्वेशंस आपके पास आई थी। ये दूसरी इक्वेशन को हमने कहा था R1 साइन अल्फा प्लस R2, यहाँ साइन बीटा जरूर आएगा लेकिन माइनस का निशान आएगा। तो आपकी पहली क्वेरी ये थी कि मैडम ये माइनस का निशान कैसे आया, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन गई है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम मोमेंट्स की तरफ चलते हैं। अब हम मोमेंट्स भी लेंगे, पहले अलोंग जेड एक्सिस की तरफ जो मोमेंट्स हैं, और फिर लेंगे अलोंग जेड एक्सिस और फिर परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो टेकिंग मोमेंट्स along zx। अब मोमेंट्स के लिए मैंने आपको जब शुरू में सिखाया था, तरीका होता था आई जी के और डायग्राम को मैं अब यहाँ दोबारा बता रही हूँ थोड़ा सा। हमने ये दो फोर्सेस जो R1 R2 लिए हुए हैं, ये एंगल है हमारा अल्फा और ये एंगल है बीटा। इनका डिस्टेंस यहाँ a है और यहाँ b भी लिया हुआ है। ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस a है। तो अब यहाँ होता था हमारे कोऑर्डिनेट्स होते थे, मतलब डिस्टेंसेस। तो यहाँ मैं a00 कहूंगी। सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे मूवमेंट निकाल रही हूँ, कैपिटल ए पॉइंट पर एट कैपिटल ए। फिर निकालूंगी एट कैपिटल बी। जब कैपिटल बी वाला निकालेंगे तो वहां आएगा आई जे के, तो वहां आएगा माइनस बी, इस तरफ माइनस बी हो गया ना कोऑर्डिनेट। तो माइनस बी 0 0। तीसरी चीज होती थी हमारा फोर्स। अब फोर्स के मामले में जब आप जेड एक्सिस की, आप मोमेंट्स क्या निकाल, आपका सारा इस तरफ है ना, मूवमेंट जेड एक्सिस की तरफ है ना, कपल तो ये जिसको कह रहे हो आप मूवमेंट, वो किधर है, जेड एक्सिस की तरफ है। तो जेड एक्सिस की तरफ लेते हुए आप यहाँ से कौन से कंपोनेंट्स, यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ आप लिखोगे जो आपके पास ये आया था R1 कॉस R1, यहाँ से देखो पहली चीज थी R1 कॉस अल्फा और ये वाली थी R1 साइन अल्फा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे जे की तरफ और के की तरफ, इधर आएगा 0 आई कैप, पहला कंपोनेंट 0, दूसरा R1 साइन अल्फा और अगला R1 कॉस अल्फा। सिमिलरली जब बी पॉइंट वाला लेंगे तो बी पॉइंट वाले में यहाँ पर तो 0 हो गया पहला कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ कहेंगे हम माइनस R2 साइन बीटा, यहीं से लिख रहे हैं देखो, ये वाला पहले ये साइन वाला लिख रहे हैं, पहले ये 0 इस तरफ वाला एक्स एक्सिस वाला, इसको एक्स कह लो वाई कह लो, वाई समझ लो। ठीक है, और फिर ये जेड की तरफ वाला, एक्स एक्सिस को आप 0 समझ लो इस टाइम, ये वाई एक्सिस है वो जेड है। तो माइनस R2 साइन बीटा और फिर लिखेंगे R2 कॉस बीटा। तो माइनस R2 साइन बीटा और R2 कॉस बीटा। जब इनको कैलकुलेट करूंगी डिटर्मिनेंट को, तो आपके पास निकलेगा ए पॉइंट पर मोमेंट और बी पॉइंट पर। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं पहले डिटर्मिनेंट को। आई के साथ तो 0, जे के साथ माइनस पहले ही लग जाता है, जे के साथ आएगा AR1 कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद के साथ आएगा AR1 साइन अल्फा। सिमिलरली यहाँ आएगा जे के साथ
अब आगे का काम है 1 2 3 4 के बाद हमने 4 नंबर से क्या किया था, नंबर 4 इक्वेशन को लिया। देखो ये इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, लिखो B r2 cos बीटा इज इक्वल टू A r1 cos अल्फा। तो यहाँ से क्या आएगा, R2 cos बीटा बटा A बराबर है R1 cos अल्फा बटा B। ठीक है ये आ गया। अगर मैं इसे ही जोड़कर लिखूं दोनों साइडें, तो क्या लिख सकती हूँ, R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल R बटा A प्लस B। क्योंकि ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन क्या कहती है, इसको R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा को R कहती है, ये नंबर 1 इक्वेशन से है। यहाँ से अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, R1 cos अल्फा की वैल्यू आ गई है, B उधर चला गया, BR ओवर A प्लस B। ऐसे ही R1 sin अल्फा की वैल्यू आ गई है, और वो आई है AR ओवर A प्लस B। और आगे की कैलकुलेशंस यहाँ से हम, पहले तो इस इक्वेशन से ये निकल गया, अब सेम काम हम करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन ये थी, R2 cos बीटा नहीं आएगी मैम वैल्यू, A r/A + B R2 की। cos बीटा आएगी। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है, R2 cos बीटा। क्या नाम है बेटे आपका? साहिल में। गुड। इसका मतलब आप देख रहे हो, पढ़ भी रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है यस मैम। हमारी, थैंक यू। सही है, एक बच्चा तो ऐसा है जो सुन रहा है, मुझे तो लगा सारी क्लास हो रही होगी। नंबर 2 इक्वेशन लो। नंबर 2 इक्वेशन कहती थी कि R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू हो गया यहाँ से R2 साइन बीटा। तुम इतने बड़े हो चुके होगे, अब मैं तुम्हें ये तो सिखाऊंगी नहीं कि भी बुक खोल के बैठो, जब क्लास लग रही है तो अंडरस्टूड है, ये बातें थोड़ा ना सिखाई जाएंगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया। अब मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर इनको जोड़ लेते हैं। AR1 साइन अल्फा प्लस BR2 साइन बीटा ओवर A प्लस B आ जाएगा, और फिर वही इक्वेशन दूसरी के वाली पुट कर देंगे। तो अल्टीमेट थीम ये है, के वाली इक्वेशन पुट करके हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से R1 साइन अल्फा निकालेंगे कि वो आ गया के ए बटा A प्लस बी। ऐसे ही R2 साइन बीटा निकाल देंगे कि वो आ गया के बी बटा A प्लस बी। अब अगर मैं स्क्वायरिंग एडिंग करूं, R1 cos अल्फा और R2, ये R1 cos अल्फा और ये R1 साइन अल्फा, स्क्वायरिंग एडिंग करती हूँ तो R1 स्क्वायर नहीं आ जाएगा, जितना भी आना है। और ऐसे ही ये R2 cos बीटा और R2 साइन बीटा की स्क्वायरिंग एडिंग से R2 आ जाएगा। तो अगर R1 R2 आ गए तो हमारा आधा काम हो गया, हमें R1 R2 निकालने थे। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट था इस आर्टिकल का कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कांस्टेंट है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक मिनट दोबारा बंद करके दोबारा खोलते हैं, या इरेज ही कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम इसी में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन की तरफ बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमारे हिसाब से क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ द बेस। नीचे जो ट्राइंगल होती है बेस,
टेट्राहेड्रॉनिक प्रिज्म को समझ लो तुम, प्रिज्म देखा है ना जो फिजिक्स में वो है, तो उसका एक आधार होता है नीचे ट्रायंगुलर बेस, जिस जो हाथ पे रख आ जाता है, हाथ पे रखो अगर प्रिज्म, और बाकी ऊपर की तरफ 3 डायमेंशन में खड़ा होता है वो बाकी सारा हिस्सा। तो 1/3 इंटू बेस का एरिया, मतलब ट्राइंगल का, और इंटू हाइट, जो भी उसकी परपेंडिकुलर हाइट है, तो वो परपेंडिकुलर हाइट। तो अब यहाँ इसने क्या किया, 1/3 बेस का एरिया तो कहा ए बी इंटू ए सी बटा 2। टेट्राहेड्रन बनी कहाँ से है, जब हम ये R1 R2 कह रहे हैं, एक तरफ R1 एक तरफ R2, तो हम ये बता रहे हैं कि आगे टेट्राहेड्रन बना रहे हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो सी पॉइंट इसने किसको लिया है, ये सी है इसका, और ये डी है। तो मान लो ये ए बी सी ज्वाइन कर लो इसके ऊपर, और इस हाइट से ये टेट्राहेड्रन, मतलब अ, इसको यहाँ मैं 3D में नहीं अभी बोल पाऊंगी, लेकिन ये बेस ले रहा है इसको, एबीसी को, ये आधार ले रहा है टेट्राहेड्रन। तो हाफ इंटू ये ए बी इंटू ए सी बाई 2 हो गया, और परपेंडिकुलर हाइट अब डी की इस बेस से जो हाइट है, तो डी की इस बेस से हाइट निकालने के लिए इसने कहा बी डी साइन अल्फा प्लस बीटा। उस दिन भी मैंने करके दिखाया था आपको ये कि ये कैसे निकलेगा, अभी ऐसे कैसे ही लिख लो। ये मैंने उस दिन पूरा आराम से बताया था कि बी डी साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी वैल्यूज देखो, ए बी कितना है आपका, जब ये चीज ए है और ये बी है, तो पूरा ए बी कितना है, ए प्लस बी है, बुक में इसको पुट कर दिया। अच्छा बी डी कितना है, ये आपका है बी पॉइंट, तो बी डी है R2, ये आ गया बी डी, बी डी की जगह R2, ए बी की जगह ए प्लस बी, ये 1/6 बाहर निकाल दो। अब ए सी, ए सी कितना है, ये ए सी R1 है। अच्छा बी डी हो गया R2, और साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसने इसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब हमारे पास ये चीज आ गई है कि 1/6 है, ए प्लस बी है, R1 R2, साइन अल्फा प्लस बीटा को कह दिया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दी जो ऊपर निकली थी अपनी तरफ से, पहले R1 R2 से दोनों को गुना कर दिया, साइन अल्फा के साथ R1 अपनी मर्जी, ये R1 R2 थे ना, इनको अंदर ले गए, यहाँ से हटा दिया, R2 कॉस बीटा, ऐसे ही अगले वाला जो था कॉस अल्फा साइन बीटा, वहाँ कॉस अल्फा को R1 दे दिया और साइन बीटा को R2। ऊपर जो वैल्यूज निकली थी ना, वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, यहाँ निकाल रखी है, देखो ये वैल्यूज निकाली थी ना मैंने, जब उस स्टूडेंट ने कहा था कि मैडम ये इसकी वैल्यू आएगी, ये R1 कॉस अल्फा की आई थी, R2 कॉस बीटा की, ऐसी R1 साइन अल्फा की आई थी, और R2 साइन बीटा, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट हो जाएंगी, यहाँ पुट हो जाएंगी R1 साइन अल्फा R2 कॉस बीटा, और सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास फाइनली आंसर जो आएगा वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा, KR/6। तो मुद्दा ये है, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आएगा, और दोनों फोर्सेस R1 R2 निकाल दिए इस आर्टिकल के अंदर कि ये फोर्सेस होंगे, तो हमारा आर्टिकल खत्म हो गया कि दो फोर्सेस R1 R2 और उनकी इतनी वैल्यू, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इतना होगा। आज के लिए पहले मेरी ये आर्टिकल तो हो गया है, तो हम